हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल फन विद फिनेरिया पे। आज अपन बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र में श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। देखिए बच्चों, श्वसन की जो क्रियाविधि होती है वो मुख्यतः दो चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन से? एक तो अंतः श्वसन और एक होता है आपका उच्छ्वासन। क्या होता है? अंतः श्वसन और उच्छ्वासन। देखिए बेटो, अंतः श्वसन जो है, ओके बच्चों, अंतः श्वसन जो है उस प्रक्रिया में क्या होता है, पहले अंतः श्वसन को समझने से पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि जो अंतः श्वसन और जो उच्छ्वासन जो प्रक्रियाएं हैं ये दोनों किसके नियंत्रण में होती है। ये आपके जनरली जो पेशियां हैं और साथ में जो फुफ्फुस है उसके नियंत्रण में होती है, यानी उन्हीं के द्वारा ये पूर्ण की जाती है। बात करेंगे पर अंतः श्वसन की। अंतः श्वसन क्या होता है? तो नाम से पता लग रहा है अंतः श्वसन यानी कि जब वायु में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को शरीर में जब क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन बोलते हैं। वायु जिससे अपन क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना क्या कहलाता है? आपका अंतः श्वसन कहलाता है। तो क्या होगा अंतः श्वसन? वायु का शरीर में प्रवेश करना अंतः श्वसन कहलाता है। बात करेंगे अपन अंतः श्वसन जो होती है वो एक क्या होती है? सक्रिय प्रावस्था होती है, यानी इस दौरान आपकी जो पेशियां होती हैं वो सक्रिय रूप से कार्य कर रही होती हैं, तो इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रावस्था बोलते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान, अंतः श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो आपका तनुपट होता है, अब देखिए बच्चों, तनुपट जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन डायफ्राम भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि डायफ्राम कहां प्रेजेंट होता है तो बेटा आपकी ये कहां प्रेजेंट होगा? जैसे कि ये क्या है आपका लंग्स की अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्या है आपका लंग्स, और यहाँ पे दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे क्या होगा? एक मेम्ब्रेन होगी जो आपकी क्या होती है? पेशी होती है। और इस पेशी को अपन क्या बोलते हैं? इस पेशी को अपन बोलते हैं तनुपट। क्या बोलते हैं? तनुपट या डायफ्राम, जो उदर के ऊपर की तरफ पाया जाता है, यानी कि जो आपका आमाशय होता है, यानी कि आपका जो स्टमक है उससे क्या होता है? ऊपर की तरफ ये पाया जाता है। ठीक है जी। तो तनुपट और बाह्य अंतरा प्रशुक पेशियां। अब देखिए भाई, बाह्य अंतरा प्रशुक पेशियां क्या होती है? सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो अंतरा प्रशुक पेशियां होती है वो कहां पाई जाती है। तो जो श्वसन अंग जो होते हैं अपने, उनके अंदर जो आपका पूरा मानव श्वसन तंत्र जो बना होता है वो आपका श्वसन अंग और उसके साथ साथ आपकी जो मसल्स होती है, यानी जो आपकी श्वसन पेशियां होती है, उनसे भी मिलकर बना होता है। ये जो पेशियां होती है वो कहां पाई जाती है? तो याद रखना, ये पेशियां कहां पाई जाएगी? आपकी जो पसलियां होती हैं, आपकी जो पसलियां होती हैं, उन पसलियों के बीच में क्या होती है? ये आपको ये जो पेशियां होती हैं वो आपको देखने को मिलती है। देखिए जैसे कि ये क्या है आपकी, ये आपका पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ये पूरा क्या है आपका लंग्स का स्ट्रक्चर यानी फेफड़े का स्ट्रक्चर है। ये मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, लेकिन ये क्या, अगर इसको देखेंगे अपन इस तरीके से तब आपको क्या होगा? थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या है इसमें, अगर अपन देखें तो जो आपकी ये जो है आपकी वो क्या है? पसली है। ये क्या है आपकी? पसली। तो पसलियों के बीच में क्या होता है? आपको ये पेशियां देखने को मिलती है। इन पेशियों को अपन क्या बोलते हैं? अंतरा प्रशुक। देखिए अंतरा प्रशुक, तो अंतरा प्रशुक मतलब क्या है? प्रशुक मतलब पसलियां और अंतरा का मतलब बीच में, यानी कि पसलियों के बीच में जो आपको क्या दिखती है? पेशियां देखने को मिलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अंतरा प्रशुक पेशियां बोलते हैं। ये अंतरा प्रशुक पेशियां क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी? बाह्य जो बाहर की तरफ होती है, और एक अंदर की तरफ होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? आंतरिक या आंतरिक अंतरा प्रशुक पेशियां। ये दो प्रकार की पेशियां आपके जो पसलियां होती हैं उनके बीच में पाई जाती है। तो अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है? जो तनुपट होता है और बाह्य अंतरा प्रशुक पेशियां जो होती है उनमें क्या होगा? संकुचन होगा। तो सर्वप्रथम क्या होगा? जब आपके अंतः श्वसन की प्रक्रिया चलेगी उस दौरान क्या होता है? आपका जो तनुपट और बाह्य अंतरा प्रशुक पेशियां होती है उनमें संकुचन होता है। वो क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा? डायफ्राम जो होगा वो पहले क्या होगा? संकुचित होगा। संकुचित होने का मतलब देखिए भाई, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये आपका नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि अपना डायफ्राम है, ये अपना क्या है? जैसे कि अपने इस लंग्स, दोनों लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच में नीचे क्या है? आपका डायफ्राम है। तो ये जो डायफ्राम जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये जब संकुचित होगा, संकुचित होने का मतलब ये आपका कुछ नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाने पर ये कैसा हो जाएगा? आपका चपटा हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रक्रिया में क्या होगा? अंतः श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहले जो डायफ्राम है
जो डायफ्राम होगा वो क्या होगा, संकुचित होगा, और संकुचित होने के कारण ये किस तरफ चला जाएगा, आपकी उदर की तरफ चला जाएगा। आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, उदर होता है, तो ये क्या होता है, थोड़ा नीचे की तरफ, उदर की तरफ क्या होता है, खिसक जाता है। उसके बाद क्या होगा, जब आपका डायफ्राम संकुचित होकर उदर की तरफ चला जाएगा तो उसके कारण क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, यानी जो आपकी वक्ष गुहा होती है वो आप उसका आयतन आपका बढ़ जाएगा। जब आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, यानी ऑक्सीजन को आप ग्रहण करते हो, तो जैसे देखिए अब अगर आप ब्रीदिंग करोगे, संवातन की प्रक्रिया करोगे, तो आपका वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। तो वहां क्या क्या हो रहा है, तो अंतःश्वसन के दौरान क्या हुआ, जब आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया तो डायफ्राम जो है वो आपका संकुचित होगा, वो किसकी तरफ चला जाएगा, उदर की तरफ। उसके कारण क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो ये साइन आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका बढ़ जाने का। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, आपकी जो बाह्य अंतरा पशुपेशियां होती है वो क्या जाती है, आपकी संकुचित हो जाती है। तो बाह्य अंतरा पशुपेशियां क्या जाती है, यहाँ पे संकुचित हो जाती है, और जो पसली होती है वो बाहर और ऊपर की ओर उठ जाती है। यानी जैसे ही आप लोग क्या करते हो, इनहेल करते हो, तो क्या हुआ, आपका जो डायफ्राम था वो तो नीचे चला गया, ठीक है जी। उसके कारण क्या हुआ, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने के कारण जो आपकी पसलियों के बीच क्या थी, बाह्य अंतरा पशुपेशियां थी, वो क्या होगी, आपकी संकुचित होगी। संकुचित होने के कारण जैसे ही वो संकुचित हुई, आपके जो रिब्स हैं, आपकी जो पसलियां हैं, वो स्टर्नम के साथ क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी, थोड़ा बाहर से ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और उसके कारण क्या होगा, आपका जो वक्ष गुहा का आयतन होता है वो क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, वक्ष गुहा और फेफड़ों के अंदर का जो दबाव है, ठीक है ना, वक्ष गुहा और फेफड़ों के अंदर का जो दबाव होता है वो तो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। जैसे ही ये क्रिया हुई, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, तो क्या होगा, वक्ष गुहा और फेफड़ों का जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, आपका वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम हो जाएगा। और वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण जो वायु होगी वो वायु को कुपिकाओं में प्रवेश करने लग जाती है। अब देखिए भाई, यहां पे जो आपका जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा किसका, जो विसरण होता है। तो विसरण में क्या होता है, गैसें जो होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा होगी, बाहर ज्यादा है, अपने शरीर की तुलना में बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अपने शरीर में ज्यादा है बाहर की तुलना में, तो वो क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो आपका वक्ष गुहा और फेफड़ों का जो वायुमंडलीय दाब होगा वो बाह्य जो वायुमंडलीय दाब है उसकी कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। जिसके कारण क्या होता है, बाह्य वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण जो आपकी वायु है वो शरीर में वायु कुपिकाओं में प्रवेश करने लग जाती है, और इस प्रकार क्या होता है, अंतःश्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये थी आपकी अंतःश्वसन की प्रक्रिया। अब किस तरीके से होता है तो वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अंतःश्वसन की प्रक्रिया के दौरान वायु कहां से ली जाती है, नासिका से। नासिका से कहां जाएगी, नासिका छिद्रों में। नासिका से, नासिका जो छिद्र हैं उनके द्वारा नासिका वेश्म में, फिर यहां से कहा, नासा ग्रसनी। ओके बच्चों, अब नासा ग्रसनी से कहां जा रही है, आपकी किसमें जाएगी, कंठ के अंदर। कंठ से चली कहां गई, ट्रेकिया वायुनली में। वायुनली से कहां जाएगी आपकी, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को अपन क्या बोलते हैं, श्वसनी। श्वसनी से चली कहां चली गई, श्वसनिका। और श्वसनिका से ये जो वायु होती है वो कहां चली जाती है, आपकी कुपिकाओं के पास। और फिर कुपिकाओं से ये क्या करती है, रक्त के द्वारा आपकी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। ये आपका जो ऑक्सीजन होती है उसका जनरली क्या होगा, मूवमेंट होगा, किसके अंदर, शरीर के अंदर। नासिका से, नासिका छिद्रों के द्वारा नासिका वेश्म में, नासिका वेश्म से फिर आपके नासा ग्रसनी में, नासा ग्रसनी से कंठ में, और कंठ से ट्रेकिया यानी कि वायुनली में, वायुनली से फिर श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिकाओं में, और लास्ट में कहां चली जाती है, कुपिकाओं में चली जाती है, जहां पर
कुपिकाओं की जो आपकी झिल्ली होती है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके जनरली ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है, और ये रक्त वाहिनियां क्या करती है, गैसेस को, ऑक्सीजन को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी और उसको क्या करती है, रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्या, अंतःश्वसन की प्रक्रिया। अब बात करेंगे अपन उच्छ्वासन की प्रक्रिया पर। उच्छ्वासन की प्रक्रिया क्या होती है, तो उस पर बात करते हैं। उच्छ्वासन जिसे अपन बोलते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, ओके। तो देखिए भाई, उच्छ्वासन या एक्सपायरेशन जो होती है वो बेसिकली आपकी कैसी होती है, निष्क्रिय अवस्था। लेकिन निष्क्रिय अवस्था कब, जब आप विश्राम अवस्था में, क्या है, विश्राम अवस्था में। तो ये क्या होती है, उच्छ्वासन एक निष्क्रिय अवस्था होती है। क्या होती है आपकी, निष्क्रिय अवस्था होती है। इस दौरान क्या होगा आपका, उच्छ्वासन प्रक्रिया के दौरान जो आपका डायफ्राम और साथ में जो आपकी बाह्य अंतरा पशुपेशियां होती हैं, बाह्य अंतरा पशुपेशियां, ये बेटा दोनों ही पेशियां क्या हो जाती है आपकी, ये पेशियां दोनों ही क्या हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, शिथिल। शिथिल का मतलब क्या होता है, ये दोनों ही जो पेशियां है वो आपकी क्या हो जाती है, आपकी रेस्ट में आ जाती है, यानी कि ढीली पड़ जाती हैं। तो उसके कारण क्या होगा, जब डायफ्राम शिथिल होता है तो वो पुनः अपनी अवस्था में लौट आता है। पुनः क्या होगा, अपनी पहले वाली अवस्था में लौट आएगा। इसका मतलब जो ये डायफ्राम था वो क्या हो गया, जैसे कि ये लंग्स है आपका, ठीक है, ये डायफ्राम कहां था, ये डायफ्राम यहां था। तो ये क्या हो गया आपका, जब क्या हुआ, अंतःश्वसन हुआ, तब ये कहां चला गया था, नीचे की तरफ चला गया था। लेकिन अब क्या हो गया आपका, अब ये शिथिल पड़ चुका है, यानी कि एक्सपायरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, उच्छ्वासन हो रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, इसमें क्या होगा, शिथिलता आ जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, वापस ये पुनः अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाता है। तो ये क्या होगा, पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। डायफ्राम जब क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी ऊपर की तरफ आ जाता है। और बाह्य अंतरा पशुपेशियां शिथिल होने के कारण इसके अलावा क्या होती है, आपकी जो अंतरा पशुपेशियां होती है, बाह्य अंतरा पशुपेशियां तो क्या हो जाती है, आपकी शिथिल हो जाती है, और अंतरा पशुपेशियां जो होती है वो आपकी संकुचित हो जाती है। अंतरा पशुपेशियां क्या हो जाती है, आपकी संकुचित हो जाती है। और बाह्य अंतरा पशुपेशियां, देखो भाई, जब बाह्य अंतरा पशुपेशियां क्या हो रही थी, देखो समझना आराम से, कि जब डायफ्राम नीचे जा रहा था और बाह्य अंतरा पशुपेशियां क्या हो रही, संकुचित हो रही थी, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा था। वक्ष गुहा का आयतन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, डायफ्राम तो पुनः अपनी स्थिति में आ रहा है, तनु पर तो क्या हो रहा है, पुनः अपनी स्थिति में आ रहा है। और जो आपकी बाह्य अंतरा पशुपेशियां हैं वो क्या हो रही है, शिथिल हो रही है। तो उसके कारण क्या होगा, आपका बाह्य अंतरा पशुपेशियों के शिथिल होने के कारण साथ में डायफ्राम के अपनी अवस्था में आने के कारण क्या होगा, आपका यहाँ पे जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। क्या होता है, आयतन घट जाता है। तो वक्ष गुहा का आयतन घट गया। अब इस वक्ष गुहा के आयतन के घटने के कारण, वक्ष गुहा का आयतन घटने के कारण क्या होगा, जो आपकी पसलियां होती हैं जो ऊपर की तरफ उठ गई थी, तो ये पसलियां क्या होती है, पुनः नीचे की तरफ अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाती है। ठीक है ना, पुनः क्या आ जाएगी, अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे, अब वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो क्या होगा, वक्ष गुहा में क्या होगा, दाब जो होगा वो बढ़ेगा। तो भाई यहां पे क्या होता है, वक्ष गुहा व फेफड़ों का दाब, फेफड़ों का दाब क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो वक्ष गुहा और फेफड़ों का वायुमंडल जो दाब होगा वो आपका वातावरणीय जो वायुमंडलीय दाब है उससे क्या हो जाएगा, आपका अधिक हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है भाई, यहाँ पे वक्ष गुहा और फेफड़ों का जो दाब है वो अधिक हो गया, और वायुमंडलीय दाब क्या है आपका, कम है। वायुमंडलीय दाब क्या आपका, कम है। तो बेटा लगा दो विसरण वाला कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट लगा दो, विसरण वाला। क्या, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता कहाँ है आपकी, यहां है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ज्यादा बन रहा है, और बाहर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब बाहर क्या है, कम है।
तो जहां पे दाब ज्यादा है वहां से क्या होगा, कम दाब की ओर आएगा। तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो आपका क्या होगा, बाहर की तरफ वातावरण में आने लग जाएगा, यानी शरीर से बाहर निकलने लग जाएगी। जो गैस होगी वो शरीर से बाहर निकलने लग जाएगी। क्यों निकलने लग जाएगी, क्योंकि वायुमंडलीय दाब और वक्ष गुहा और फेफड़ों के दाब में अंतर के कारण ये क्या होती है, बाहर निकलने लग जाती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, उच्छ्वासन बोलते हैं। तो ये उच्छ्वासन की कौन सी अवस्था होती है, निष्क्रिय अवस्था होती है। अब बात करते हैं अपन सक्रिय अवस्था के बारे में, कि जब उच्छ्वासन जो होता है वो सक्रिय अवस्था में हो। अब सक्रिय अवस्था में कब होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अगर उच्छ्वासन की जो प्रक्रिया है वो कौन सी अवस्था में है, सक्रिय अवस्था में। कौन सी अवस्था में है, सक्रिय अवस्था में। तो सक्रिय अवस्था में कब होती है, जब आप लोग क्या करते हो, कोई भी जो आपकी शारीरिक श्रम करते हो, अगर किसी भी इस प्रकार का अगर आप लोग शारीरिक श्रम या क्या कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, तो उस दौरान जो उच्छ्वासन की प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय अवस्था बोलते हैं। यानी उस दौरान क्या होता है, अपने आप ये काम नहीं होगा, उसमें क्या होगा, जो आपकी पसलियां होती हैं उनको खींचा जाता है। आपके जो उदर गुहा क्या करती है, उस नीचे से प्रेशर लगाती है, उदर क्या करते हैं, नीचे से प्रेशर लगाता है, और वो क्या करता है, आपके डायफ्राम को ऊपर की तरफ भेजता है। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, सभी जो काम हो रहे हैं वो सक्रिय रूप से हो रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन, सक्रिय अवस्था बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या, देखो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो आपकी ये जो अंतराप्रशुक, जो आंतरिक अंतराप्रशुक जो पेशियां है वो क्या होती है, आपकी आंतरिक अंतराप्रशुक पेशियां, ये क्या होंगी आपके बेटा, संकुचित होगी। इनके संकुचन के कारण क्या होता है, जो आपकी पसलियां हैं, जो आपकी पसलियां हैं, ठीक है ना, यानी आपकी जो आंतरिक अंतराप्रशुक पेशियां हैं वो क्या होगी, संकुचित हुई। तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण, उनमें संकुचन के कारण क्या होगा, आपकी जो पसलियां होती हैं वो क्या होती है, काफी तेजी से क्या आती है, नीचे आती है, तेजी से नीचे की तरफ आती है। तो ये स्वयं तो आ रही नहीं है, कौन लेके आ रहा है, जब ये आपकी जो आंतरिक अंतराप्रशुक पेशियां होती हैं वो आपकी यहां पे काम कर रही है सक्रिय रूप से। तो इस दौरान क्या होगा, इनमें संकुचन होगा। संकुचन होने के कारण जो आपकी पसलियां हैं वो तेजी से नीचे की तरफ आती है। इसके कारण क्या होती है, जो वक्षीय गुहा है, वक्षीय गुहा का आयतन कम होता है। वक्षीय गुहा का आयतन क्या होगा, कम होगा। और इसके कारण क्या होता है, जो उदर है, उदर की तरफ से क्या होगा आपका, बेसिकली उदर की तरफ से क्या होगा, जो उदर की जो पेशियां होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, पर उदरीय पेशियां, ये उदरीय पेशियां क्या करती हैं, जो आपका डायफ्राम होता है उसको क्या करती है, उसको ऊपर की तरफ धकेलती है। वो क्या करेगी, इसे ऊपर की तरफ धकेलती है। तो यहां पे उदरीय पेशियां होती हैं वो भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। तो हुआ क्या, शारीरिक श्रम या जब आप व्यायाम करते हो तो उस दौरान क्या होता है, आपके आंतरिक अंतराप्रशुक जो पेशियां है वो संकुचित होंगी। संकुचित होने के कारण क्या होगा, आपकी जो पसलियां होती हैं वो क्या होती है, तेजी से नीचे की तरफ आती हैं। स्टर्नम के साथ क्या होगी, नीचे की तरफ आएंगी। स्टर्नम को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, उरोस्थी। क्या बोलते हैं, उरोस्थी। स्टर्नम कौन सा भाग होता है, ये आपका जो मिड वाला जो पार्ट है जिससे आपकी रिब्स पसलियां जुड़ी होती हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। तो पसलियां जो होती है वो तेजी से नीचे की तरफ आएगी। अब जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगी, वक्षीय गुहा का आयतन क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा, यहाँ पे उदरीय पेशियां जो होती है वो डायफ्राम को ऊपर की तरफ धकेलने का काम करती है। अब देखिए, अगर आपका जो डायफ्राम है वो आपका क्या हो रहा है, अगर ऊपर की मतलब जैसे मान लो जो डायफ्राम आपका वो जनरली क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ आएगा, जनरली क्या होगा, जो उदर पेशियां होती हैं वो क्या करती है, इसको जब ऊपर की तरफ क्या कर देती है, उससे दबाव लगा देती है। यानी जैसे उदर जो होगा, उदरीय पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। और ये संकुचन काफी ज्यादा तेज होता है, जिसके कारण क्या होता है, उदर गुहा पर दबाव पड़ता है। और उदर गुहा पर दबाव पड़ने के कारण क्या होगा, तनुपट जो होगा वो क्या करेगा, आपका वक्ष गुहा में ऊपर की तरफ अधिक सक्रिय रूप से, यानी बहुत ही ज्यादा
तेजी से क्या करता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऊपर की तरफ क्या होगा, फेफड़ों के दोनों और क्या होगा, अपनी पुनः जो पहले वाली अवस्था है उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। और इसके कारण क्या होता है, उदरीय पेशियां जो थी वो काफी ज्यादा क्या हो गई, संकुचित हो गई। और इस संकुचन के कारण क्या हुआ, आपका जो डायफ्राम था वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। और इसके बढ़ने के कारण क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, जो आपके फेफड़े होते हैं, जो क्या होते हैं आपके फेफड़े, वो काफी तेजी से क्या होते हैं, संकुचित होने लगते हैं। और जब ये काफी तेजी से संकुचित या संपीड़ित होने लगते हैं तो उसके कारण क्या होता है, आपका जो वायुमंडलीय दाब, जो सभी क्या होगा, आपका जो फेफड़ों के अंदर जो दाब है वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, किसी भी चीज को संकुचित करोगे तो दबाव बढ़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दाब ज्यादा है किसमें, वक्ष गुहा और फेफड़ों का दाब ज्यादा है और वायुमंडलीय दाब कम है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वायुमंडल में चली जाएगी, यानी कि शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, उच्छ्वासन की सक्रिय अवस्था होती है। और याद रखना बच्चों, विश्राम अवस्था में जो श्वसन दर होती है, यानी कि श्वसन दर है आपकी विश्राम अवस्था में, यानी रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग फेज का मतलब पर नॉर्मली जैसे बैठे रहते हैं तो उस दौरान जब आप लोग कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं करते हो आप, तो उस वक्त यानी कि विश्राम अवस्था में, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो बैठ के, तो इस अवस्था में क्या होता है, जो आपकी श्वसन दर होती है, जो क्या होती है आपकी श्वसन दर होती है, ठीक है जी, वो कितनी होगी आपकी 16 से 20 बार प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले लोगे, 16 से 20 बार आप सांस लेते हो 1 मिनट में। कब, विश्राम अवस्था में। लेकिन यही जो प्रक्रिया है वो आपकी जब आप लोग सक्रिय अवस्था में होते हो, जब आप लोग कोई शारीरिक श्रम या व्यायाम कर रहे होते हो, उस दौरान ये जो आपकी दर होती है वो बढ़ जाती है। ये जो श्वसन दर होती है वो काफी ज्यादा अधिक हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका, वहां पे सक्रिय अवस्था उपस्थित होती है। वहां पे क्या होता है, जनरली ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है और उसके कारण क्या होता है, वहां पे पेशियां क्या करती है, अतिरिक्त कार्य करती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो श्वसन दर होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। तभी आप लोग देखते हो, जब आप लोग दौड़ते हो, जब आप लोग कोई एक्सरसाइज करते रहते हो, उस दौरान आपकी क्या होती है, जो श्वास दर होती है, श्वसन दर होती है, यानी कि जो आपकी श्वास लेने की जो दर है वो काफी अधिक होती है। ठीक है जी। तो ये आपका क्या था, ये आपका अंतःश्वसन और उच्छ्वासन की प्रक्रियाएं थी। ठीक है जी। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो जो है वो अपन बात करेंगे, उसमें जो भी आपके श्वसन संबंधी जो आयतन है और उससे संबंधित जो क्षमताएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।